हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के अंदर जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में। वैदिक सभ्यता से संबंधित जो कि वैदिक सभ्यता है वो वेदों से संबंधित सभ्यता है। उसमें हमने ऋग्वेद के बारे में डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है, जिसके जो 10 मंडल थे, जिसके हमने अलग-अलग करके वर्णन भी किया था। तो इस ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि ऋग्वेद के 10 मंडलों के ऊपर आधारित है, तो आप उसको भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। जो सामवेद है, ऋग्वेद में गाए जा सकने वाले मंत्रों का संकलन इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के अंदर ऐसे मंत्र जिनको गाया जा सकता है, उन मंत्रों को कहाँ पर संकलित किया गया है? सामवेद के अंदर ऐसे मंत्रों को शामिल किया गया, संकलित किया गया है। संगीत के 7 सुरों का वर्णन सबसे पहले इसी वेद के अंदर किया गया था कि जो संगीत के 7 सुर होते हैं, जो कि सा, रे, ग, म, प, दा, नी। यानी कि इन 7 के 7 सुरों का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? सामवेद में किया गया है। यजुर्वेद, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? यज्ञ व अनुष्ठान की जो विधि है, उनका वर्णन कौन? यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर क्या है? यज्ञ व अनुष्ठान की विधियों का वर्णन किया गया है कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कोई भी अनुष्ठान है उसकी विधि कौन सी होनी चाहिए। तो इसका वर्णन किस में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। गद्य व पद्य दोनों में उपलब्ध है, यानी कि इसके अंतर्गत गद्य भी है और पद्य भी है। दोनों के अंतर्गत यह उपलब्ध है। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है, जिसमें जादू टोने का, काले जादू का, वंशीकरण इत्यादि का वर्णन किया गया है कि अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, काला जादू और वंशीकरण, इनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। जो ऋग्वेद के समय में जो समाज था वो किस प्रकार का था, इसमें हम ये देखेंगे। वहां पर ऋग्वैदिक समाज के अंदर ऋग्वैदिक समाज जो कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक था, उस समाज के अंतर्गत जो राजनैतिक जीवन था, उसके बाद वहां का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इनके बारे में हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे। यानी कि ऋग्वैदिक समाज का जो अध्ययन हम करने लग रहे हैं वो अलग अलग भागों में बांट करके करेंगे कि राजनैतिक जीवन किस प्रकार का था, वहां पर समाज के अंतर्गत लोग किस प्रकार से रहते होंगे, वहां पर अपनी आजीविका के लिए वो क्या करते होंगे और किस प्रकार का उनका धार्मिक जीवन रहा होगा। तो सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वैदिक समाज के अंदर जो उनका राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। आर्य भारत में आए, कहां पर आए थे? सब सिंधु प्रदेश के अंदर आर्य सबसे पहले आए थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जिसको इंडस नाम से भी उस समय जाना जाता था। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती, यानी कि घग्गर नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। चरवाहों के रूप में भारत आए, यानी कि जो आर्य थे वो किसके रूप में भारत में आए थे? चरवाहों के रूप में। उसके बाद इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, यानी कि पशुपालन थे। वो अपने पशुओं को लेकर के भारत के अंतर्गत आए थे, यानी कि उनको क्या बोला जा सकता है कि वो चरवाहा के रूप में भारत आए थे। और उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। आज यहाँ पर कहाँ पर मिलता था? नदियों के किनारे मिल जाता था, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो पंजाब है, पंजाब जिसका मतलब क्या होता है? 5 नदियों का समूह, यानी कि जहां से 5 नदियां बहती है पंजाब के अंदर। कौन कौन सी है? नंबर 1 झेलम, नंबर 2 रावी, नंबर 3 व्यास, नंबर 4 सतलज और नंबर 5 पर कौन सी है? चिनाब है। जो पहली नदी है यानी कि झेलम, जिसका नाम क्या है प्राचीन? झेलम का जो प्राचीन नाम है वित्सता नाम है। रावी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषणी इसका प्राचीन नाम है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतोद्री। और चिनाब का अस्किनी, ये प्राचीन नाम है। उसके बाद है, यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर यमुना का जिक्र कितनी बार मिलता है? 2 बार मिलता है। और जबकि गंगा का जिक्र कितनी बार मिलता है? 1 बार मिलता है।
जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर यमुना का जिक्र कितनी बार मिलता है? 2 बार मिलता है, और गंगा नदी का जो जिक्र है 1 बार मिलता है। अब हम समाज के बारे में देखें तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? परिवार या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई थी। समाज किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक समाज था। जो समाज था वो किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक समाज था। पुरुष को क्या कहा जाता था? सुरहील कहा जाता था। यानी कि जो पुरुष है उसको किस नाम से जाना जाता था? सुरहील के नाम से जाना जाता था। परिवार का जो मुखिया होता था, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, वही परिवार का क्या होता था? मुखिया होता था। परिवार का जो व्यक्ति सबसे बड़ा होता था एज के अनुसार, तो वही क्या कहलाता था? मुखिया कहलाता था। परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया यहाँ पर है, जिसको उस मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलपा कहा जाता था। परिवार के अंतर्गत जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था जिसको क्या कहा जाता था? कुलपा कहा जाता था। उसके बाद राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जो परिवार या कुल है उसके बारे में हम और ज्यादा गहराई से जाने। परिवार से किसका गठन होता था? गांव का। गांव के बाद विश्व का, विश्व के बाद जन का, और जो ग्राम है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। यानी कि जो परिवार के अंदर ग्राम था, परिवारों से मिलकर के किसका निर्माण होता था? गांव का, ग्राम का। और जो गांव का मुखिया होता था वो कौन होता था? ग्रामीणी होता था। विश्व का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? विश्वपति होता था। और जन का प्रमुख कौन होता था? राजन होता था। उसके बाद जो राजन का पद था वो किस प्रकार का था? वंशागत पद था, यानी कि वंशों के आधार पर वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक चलता रहता था। जो राजा राजन था उसका जो तंत्र था किस प्रकार का था? राजतंत्र था, यानी कि राजा की ही वहां पर सभी प्रकार की बातों में प्राथमिकता रहती थी। उसके बाद यहाँ पर जो सलाह करने के लिए जो राजा के पास होता था, अधिकारी और दूसरी संस्थाएं होती थी। यानी कि राजा के पास सलाह लेने के लिए क्या होता था? जो सलाह है उसको लेने के लिए क्या होता था? एक अधिकारी और एक संस्थाएं इसकी सहायता के लिए होते थे। अधिकारियों को यदि हम देखें, अधिकारियों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो जो पुरोहित होता था, पुरोहित भी राजा को क्या करता था? सलाह देता था। और अधिकारी वर्ग है वो क्या करता था? दूसरे में इसको बांटे तो वहां पर सेनानी वर्ग आता है। सेनानी क्या करता था? सेना का प्रमुख होता था। जो सेना का प्रमुख होता था वहां पर उसको क्या बोला जाता था? सेनानी बोला जाता था। जो किस प्रकार का होता था? अस्थाई होता था। किस प्रकार का? उसका पद था अस्थाई था। युद्ध अक्सर किस चीज को लेकर के होते थे? जो लड़ाइयाँ होती थी, गोधन को लेकर के अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। पुरोहित का क्या काम था? पुरोहित का मुख्य काम क्या था? धार्मिक सलाह प्रदान करना। जो राजन है, राजन को जो धार्मिक सलाह है वो प्रदान करना इसका मुख्य कार्य था। अधिकारी इसकी सलाह के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति थे, एक तो अधिकारी और दूसरा कौन थे? संस्थाएं थी। जो अधिकारी था, अधिकारियों को हमने 2 भागों में बांट लिया, एक तो पुरोहित और दूसरा सेनानी। जो अधिकारी में पुरोहित आता है, पुरोहित धार्मिक सलाह देने का काम किया करता था, और जो सेनानी है ये सेना का प्रमुख हुआ करता था, और इसका जो पद था वो अस्थायी था। और अक्सर जो युद्ध हुआ करते थे वो किस चीज को लेकर के होते थे? गोधन को लेकर के यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। अब बात करते हैं संस्थाओं को लेकर के। जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांट लेते हैं। पहली कौन सी है? सभा। दूसरी कौन सी थी? तीसरी कौन सी थी? विदत। तीसरी कौन सी थी? विदत थी। और नंबर 4 पर क्या था? गण था। यानी कि संस्थाओं को हमने 4 भागों में बांट लिया। पहली कौन सी थी? सभा। दूसरी समिति, तीसरी विदत और चौथी गण। सभा के अंतर्गत कौन होते थे? जो वृद्ध लोग होते थे ग्राम के, गांव के, तो वो इसके सदस्य होते थे। समिति सामान्य लोगों का जो समूह होता था उसको क्या बोला गया है? समिति बोला गया है। विदत का क्या काम था? चोरी या लूट के जो धन का जो बंटवारा करना होता था, उसको बंटवारे को करने वाला जो समूह था उसको क्या बोला जाता है? विदत बोला गया है।
और गण क्या था? ये एक सैन्य कार्य से संबंधित समिति थी। गण का कार्य किससे संबंधित था? जो सैन्य कार्य थे, जो सैनिकों से संबंधित कार्य थे, वो कौन किया करते थे? गण। विद्युत का जो यहाँ पर चोरियां लूट के जो धन का बंटवारा करने का काम है, वो कौन करेगी? विद्युत समिति क्या करेगी? जो सामान्य लोगों का समूह था, उसको क्या बोला गया है? समिति बोला गया है। सभा किसको बोला गया है? जो गांव के वृद्ध लोग थे, उनके समूह को क्या बोला गया है? सभा बोला गया है। उसके बाद है सामाजिक जीवन में आगे 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यानी कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण कितने हैं? 4 है। यानी कि जो ये वर्णों का बंटवारा किया गया था, वो किसके ऊपर आधारित था? वर्क बेस्ड सोसाइटी के ऊपर आधारित, काम के आधार पर इन वर्णों को बांटा गया था। अब हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक समाज में किस प्रकार की थी। उनको शिक्षा का अधिकार था, यानी कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा का प्रचलन उस समय ऋग्वैदिक समाज में देखने को नहीं मिलता। बाल विवाह नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक समाज का एक और जो प्रमुख है, यहाँ पर बाल विवाह देखने को नहीं मिलता। आगे क्या है? नियोग विवाह की अनुमति थी। यानी कि जो नियोग विवाह है, वो क्या होता था कि जो स्त्रियां क्या कर सकती थी? यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो उसकी मृत्यु के बाद, उसके पति की मृत्यु के बाद उसका जो छोटा भाई है, उसके साथ शादी कर सकते थे। इसको कौन सा विवाह बोला जाता है? नियोग विवाह बोला जाता है। उपनयन श्रृंगार की अनुमति थी। यानी कि जो उपनयन श्रृंगार है, यानी कि जो 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार करने की अनुमति उस समय देखने को मिलती है। सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था। यानी कि जो महिलाएं थी, महिलाओं को सभा के अंदर, समिति के अंतर्गत भाग लेने का अधिकार था। सभा समिति में जो प्रमुख महिलाएं थी, वो क्या करती थी? भाग लेती थी। कौन कौन से उस समय महिला का विदुषी के रूप में जाना जाता है? जैसे कि लोपामुद्रा है, अपाला है, घोषा है, तो इन सभी महिलाओं को विदुषी माना जाता है उस समय की, और ये सभा समिति में भाग लिया करते थे। दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन यूरोप की तरह नहीं थी। यानी कि दास प्रथा प्रचलित तो थी, लेकिन कम थी। जैसे कि यूरोप में प्रचलित थे उस समय में, तो भारत के अंदर इस प्रकार की प्रथा अत्यधिक प्रचलित नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे? घुड़दौड़। यानी कि घुड़दौड़, यानी कि जो घोड़े हैं, घोड़ों की दौड़ वो लगवाया करते थे। उसके बाद क्या है? रथ दौड़। यहाँ पर मनोरंजन के लिए वो प्रयोग क्या करते थे? जुआ भी खेलते थे और पासा भी वो खेलते थे। उसके बाद सोम रस का सेवन किया करते थे। उसके बाद आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखते हैं, पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार था। यानी कि पशुओं को पालना ही उनका मुख्य व्यवसाय था, और जो अर्थव्यवस्था का ही आधार था। पशुओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो सभी प्रकार के किया करते होंगे, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था को एक अच्छी अर्थव्यवस्था में बदलने का काम करता होगा। कृषि का महत्व कम था, यानी कि वो कम कृषि किया करते होंगे। वो कृषि शायद इतनी ही किया करते होंगे जो उनके पशुओं के लिए चारे को प्रदान कर सके। केवल जो यहाँ पर 24 मंत्रों का प्रयोग किया गया है, जो कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उद्योग, उद्योग क्या थे? सीमित उद्योग थे, यानी कि अत्यधिक मात्रा में उद्योग धंधे नहीं किया करते थे। रथ बनाने के कारखाने मिले, क्योंकि जो रथ बनाने का कार्य है, वो तो अपने मनोरंजन के लिए भी क्या करते होंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वो क्या करते थे? एक सामान के बदले दूसरे सामान को दे करके क्या क्या करते थे? व्यापार किया करते होंगे। उसको कौन सी प्रणाली बोला जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता था। ये प्रणाली उस समय प्रचलित थी। विदेशी व्यापार नहीं होता था, यानी कि उस समय अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं होता था। कर, यानी कि जो कृषि के ऊपर कर लगता था या अन्य कार्य के ऊपर जो कर लगता था, वो किस प्रकार का था? स्वैच्छिक था। यानी कि जो कर था वो स्वेच्छा से दिया जा सकता था। यदि कोई देना चाहे तो उसको दे सकता था, जिसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। यानी कि स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर को क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। देवताओं की कितनी श्रेणी थी? 3 श्रेणी वहां पर मानी जाती है। प्रकृति की पूजा किया करते थे, बहुदेववादी थे कि बहुत सारे देव को मानने वाले थे। सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र। इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर के नाम से जाना जाता है।
और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? भवनों को तोड़ने वाला होता है। कितनी बार वर्णन किया गया है इसका? इसका वर्णन किया गया है 250 बार पुरंदर का वर्णन किया गया है। कितनी बार वर्णन किया गया है? 250 बार यहाँ पर इंद्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद अन्य देवता कौन कौन से है? अग्नि, वरुण, सावित्री आदि। यानी कि अग्नि, वरुण, सावित्री आदि अन्य प्रमुख देवताओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी? यदि आपने ऋग्वेद के ऊपर आधारित हमारे जो पार्ट नंबर 2 है इस वीडियो का वो आपने न देखा हो तो आप उसको भी देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार के लगे। मिलते हैं जल्द एक अन्य नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।